हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को तफसीर एनसीईआरटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं चैप्टर 2 एनसीईआरटी का जो है अम्ल, आछाड़ एवं लवण। ये चैप्टर पूरे को आज मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो दोस्तों, बिल्कुल मैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन क्वेश्चन ऐसा है जो 2011 से 2026 तक जो एग्जाम में पूछा गया, सबसे ज़्यादा पूछा गया। दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना दोस्तों कि कौन ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो सबसे पहले यहीं पर आप देख लीजिए, पहला जो आपका पेज है दोस्तों, इस पेज में जो आप देख रहे हो ना, ये अम्ल का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक ना। और एक चीज़ और याद रखना है कि अम्ल जो होता है वो जल में घुल करके H+ आयन प्रदान करता है। दूसरा है क्षारक का स्वाद कड़वा होता है एवं यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और ये क्षार जो होता है ना, ये जल में घुल करके OH- आयन प्रदान करता है, ठीक ना। तो ये जो लाइन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और यहाँ पर इसको भी याद करना होगा, ये जो है ना, एक यहाँ पर जो लिखा हुआ है, हम जो साइड में लिखे हुए हैं, ये अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए प्रयोग के लिए जो है एक लिटमस पत्र होता है, एक हल्दी पत्र होता है, एक मेथिल ऑरेंज होता है, एक फिनोफ्थिलीन होता है, एक लाल पत्ता गोभी होता है। ये सब के द्वारा जो है हम अम्ल और क्षार की जांच कर सकते हैं, ठीक ना। एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि कौन सा सूचक पत्र है जो प्राकृतिक सूचक पत्र है। तो प्राकृतिक सूचक पत्र हल्दी पत्र को कहा जाता है, याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि पूछेगा कि कौन सा ऐसा पत्र है जो संश्लेषित सूचक पत्र है, तो वो आपका हो जाएगा मेथिल ऑरेंज हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप देख सकते हैं 2012 के फर्स्ट शिफ्ट में, 2017 में पूछा है, 2019 का पहला शिफ्ट में, 2021 के दूसरा शिफ्ट में पूछा है, 2023 के पहला शिफ्ट में, 2023 का सेकंड शिफ्ट में पूछा है, 2025 के दूसरा शिफ्ट में पूछा हुआ है। अब जो सवाल इतने बार पूछा हुआ है सिर्फ अम्ल और क्षार से, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ये जो पेज है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो जरूर इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। तो चलते हैं अगले पेज पर दोस्तों। एक सवाल ये है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इजी है, लेकिन इजी क्वेश्चन जब पूछ दिया जाए तब तो और मज़ा आ जाता है, और वो भी बहुत बार एग्जाम में। तो जब किसी अम्ल को किसी क्षार से अभिक्रिया कराया जाता है तो अभिक्रिया कराने के बाद लवण यानी कि नमक और जल का निर्माण होता है। इसे ही क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ये 2 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2016 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, 2021 के पहला शिफ्ट में, 2021 के सेकंड शिफ्ट में। तो ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा है कि जिस फॉर्मूला में H लगा हो तो वह अम्ल होता है और जिसमें OH लगा हो तो वह क्षार होता है। तो ये थोड़ा सा नोट याद रखिए, आपके लिए फ़ायदा करेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं 2013 के एग्ज़ाम में, 2014 के एग्ज़ाम में पूछा है, 2015 में पूछा है, 2019 के पहला शिफ्ट में, 2019 के सेकेंड शिफ्ट में, 2022 के पहला शिफ्ट में, 2024 में, 2026 में। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है आप जितना कि अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ये क्वेश्चन कौन है, तो चूना पत्थर क्या है, खड़िया क्या है, संगमरमर क्या है, या कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ठीक है ना। ये सवाल अनेकों तरह से पूछा जा सकता है और इसका अनुसूत्र भी पूछा जा सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है, तो CaCO3। यानी ये एक सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में लगभग पूछा गया है। तो 2000 आगे भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आने की पूरा चांसेस है, इसको जरूर आप देखिए दोस्तों। एक क्वेश्चन ये 2021 के पहला शिफ्ट में पूछा हुआ, जिसमें कहा जाता है कि जब चूने पानी में CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो विलयन का जो है विलयन पर क्या असर पड़ता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी प्रवाहित करने पर क्या होता है। तो आप देख सकते हैं चूना पत्थर को ही जो है, चूना पत्थर को ही कहा जाता है, चूने का पानी जो होता है ना, चूने पानी या फिर भुजा हुआ चूना, किसको कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, CaOH का होल्टा इसको कहा जाता है। और जब इसी के साथ CO2 गैस को प्रवाहित किया जाता है दोस्तों, तो 2 चीज़ का निर्माण करता है। एक सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का निर्माण होता है, और साथ में जल का भी निर्माण होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब चूने पानी में CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो विलयन सफ़ेद हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बहुत बार कि विलयन का रंग कैसा हो जाता है, तो सफ़ेद क्यों होता है, इसका क्या वजह है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, CaCO3 का, यही वजह है, इसके कारण सफ़ेद रंग होता है। और इसमें एक चीज़ और आपसे पूछ दिया जाएगा, जब CO2 ज़्यादा मिला दिया जाता है तब क्या होता है, जब CO2 गैस इसमें ज़्यादा मिला दिया जाता है तो दूधिया गायब हो जाता है, यानी विलयन का जो रंग दूधियापन होता है वो गायब हो जाता है। क्यों गायब होता है, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है पानी में घुलनशील होता है, यही कारण है कि वो पानी में घुल जाती है ज़्यादा मिलाने पर और गायब हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ही छांट के मैं लाता हूं दोस्तों, आपके लिए ही मैं इतना मेहनत करता हूं दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक जरूर आप देखा कीजिए दोस्तों, तभी आपको मालूम चलेगा कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है।
ये क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा है, 2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। क्या पूछा है दोस्तों, तो याद रखिए कि धात्विक ऑक्साइड जो होता है ना, धातु का ऑक्साइड, जैसे कि धातु कौन होता है, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या धातु है। यदि धातु में ऑक्सीजन लगा हो, यानी कि धातु यदि हवा से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु का जब ऑक्साइड बना लेता है दोस्तों, तो वो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा प्रकृति होता है, अम्लीय, यानी कि धातु के ऑक्साइड अम्लीय क्षारीय प्रकृति का होता है। वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि धातु का ऑक्साइड कैसा प्रकृति का होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। और इसी में आपसे पूछा जा सकता है अधात्विक, यानी कि जो अधातु होता है, जैसे कार्बन हो गया अधातु, तो कार्बन के साथ यदि ऑक्सीजन लगा हो, ठीक है ना, तो अधातु जो होता है वो कैसा प्रकृति का होता है, तो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है और अधातु के ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये दोनों भी याद रखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज़ एक लाइन आप याद रखिए, ये लाइन मुझे अच्छा लगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर याद रखिए, ठीक ना। ये जो लाइन है नीचे में, यहाँ पर कहा जा रहा है कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये लाइन आप जरूर याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल, जितने भी अम्ल जो भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करेगा, मुक्त करेगा। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ हम जो है इसको पेंट किए हुए हैं, जितने भी हेडलाइन है सारे इंपॉर्टेंट लाइन है। कर अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इसके आयनों के द्वारा होता है। यानी अगर कोई विलयन है उसमें अम्ल है, तो अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित इसलिए होता है क्योंकि अम्ल जो होता है ना वो उस पर आयन होता है, H+ आयन प्रदान करता है। तो अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित उनकी आयनों के द्वारा होता है। यदि यही अम्ल को अगर सुखा दिया जाए, यानी शुष्क कर दिया जाए, यानी कि वो H+ आयन प्रदान ना कर रहा हो, तो उस वक्त यदि वो अम्ल है, सूखा हुआ अम्ल है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। वो तभी होगा जब वो आयन को रिलीज करेगा। ओके, ठीक है ना। तो जैसे कि HCl में क्लोरीन पर क्या है, माइनस चार्ज है। HNO3 में NO3 क्या है, इस पर माइनस चार्ज है, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में SO4 पर -2 चार्जेज होता है। तो चार्ज होता है जिसके कारण उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ओके, तो अम्ल में उपस्थित आयन H+ होता है, ठीक ना। अम्ल में विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करता है, यानी अम्ल जो होता है वो जल में घुल करके H+ आयन को प्रदान करता है, तथा इसी कारण उनका गुणधर्म क्या होता है, अम्लीय होता है। तो इसको याद रखिए, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए दोस्तों। इसे भी याद रखें, ये 2022 के पहला शिफ्ट में पूछा है, 2026 के भी पहला शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, यानी कि जितने भी क्षारक है वो सभी जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील जो हो जाएगा वो क्षारक को ही क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा जो क्षारक जल में घुलनशील हो वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है, 2 बार एग्जाम में पूछा है, लेटेस्ट पूछा है 26 और 22 में, तो मतलब आगे भी पूछने की संभावना है, तो इसको जरूर देख ले। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको जरूर आप याद रखें। 2023 के पहला शिफ्ट में, 2023 के सेकेंड शिफ्ट में, 2024 के सेकेंड में पूछा है, 2025 के सेकेंड में पूछा है। तो लेटेस्ट में देख रहे हैं, लेटेस्ट जो हमारा ईयर है उसमें बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो अम्ल जो है H+ आयन प्रदान करता है तथा सभी क्षारक OH- आयन प्रदान करता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि अम्ल जो है जलीय विलयन में घुल करके क्या प्रदान करता है, H+ आयन प्रदान करता है। वही क्षार क्या करता है, तो OH- आयन प्रदान करता है। इसको भी याद रखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। एक ये क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, VBI ले लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 2014 में, 2017 में, 2020 के पहला शिफ्ट में, 2022 के पहला शिफ्ट में, 2022 के सेकंड शिफ्ट में, 2023 के सेकंड शिफ्ट में। यानी आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल का pH मान निम्नलिखित में कौन है, क्षार का pH मान निम्नलिखित में कौन है, कौन उदासीन है, उदासीन कब कहलाएगा, कितना pH मान रहने पर उदासीन होगा, कितना pH मान रहने पर अम्लीय होगा, यानी कि ये वाला दोस्तों। तो याद रखिए कि 7 से कम होगा pH मान तो वह अम्लीय प्रकृति का होगा, यदि 7 से ज़्यादा होगा pH का मान तो वह क्षारीय प्रकृति का होगा, यदि 7 ही रह जाए तो उदासीन हो जाएगा। तो ये VBI आपके लिए, इसको जरूर याद रखिए, बहुत ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो नीचे में आप देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया इस सवाल को, आप देख सकते हैं 2013 के पहला शिफ्ट में है, 2019 के दूसरा शिफ्ट में है, 2021 के पहला शिफ्ट में है, 2022 के पहला शिफ्ट में है, 2023 के सेकंड शिफ्ट में, 2026 के पहला शिफ्ट में। आप सोचिए कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर आपको सिंपल जितना यहाँ है ना इतना ही याद कीजिए। टीचर लोग क्लास में खूब लिखा देता है बच्चे को, पागल होते रहो, पागल होते रहो, लेकिन हम क्या करते हैं, बस उतना ही जितना एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चा, हमने क्या लिखा इससे ही काम चल जाएगा। तो जठर रस का pH मान 1.2 होता है, नींबू का रस का pH मान जो होता है वो 2.2 होता है, अम्लीय वर्षा का pH मान 5 से 5.5 के बीच होता है, लेकिन आप यहाँ पर कर सकते हो 5.6 से कम। ये एग्जाम में ज़्यादा पूछेगा, 5.6 से कम, या तो 5 या तो 5.5, ठीक है ना।
एक हो गया शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7, और रक्त हमारा खून जो होता है उसका पीएच मान 7 पॉइंट क्या होता है 4, ठीक है ना। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि हमारा खून जो है, रक्त जो है वो अम्लीय है क्षारीय है, तो वो क्या हो जाएगा क्षारीय, क्योंकि 7 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर करा कि या विद्युत का कुचालक, कौन शुद्ध जल, क्योंकि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ये क्या होगा विद्युत का कुचालक होगा, सुचालक नहीं होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच मान कितना होता है 7, इसलिए यह क्या होगा क्षारीय प्रकृति होगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। एक हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं NaOH, उसका पीएच मान लगभग कितना होता है 14, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कोई क्षारीय, प्रबल क्षारीय कौन होता है तो वो आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और सबसे प्रबल यदि पूछेगा आपसे कौन अम्ल होता है तो जठर, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं HCl, क्या हो जाएगा HCl। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद करें दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। एक ये क्वेश्चन दोस्तों जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2023 के पहला शिफ्ट में, 2023 के सेकंड शिफ्ट में, 2024 के दूसरा शिफ्ट में, 2026 के दूसरा शिफ्ट में, तो लेटेस्ट में इतना ज़्यादा बार पूछा गया था, मतलब इसके लिए सोच लो कि आपके लिए कितना जरूरी है दोस्तों। तो क्या पूछा है कि प्रबल अम्ल कौन होगा तो HCl होगा, प्रबल क्षार कौन होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, अभी जस्ट हमने बताया। अब एक और पूछेगा दुर्बल अम्ल, यानी कि सबसे कमजोर अम्ल कौन होगा तो CH3COOH, ठीक है ना, CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, सबसे दुर्बल अम्ल। सबसे प्रबल अम्ल HCl, सबसे प्रबल क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिए। एक सवाल ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 2022 के पहला शिफ्ट में, 2025 के दूसरा शिफ्ट में, 2026 के पहला शिफ्ट में, अब जो लेटेस्ट बाबू जो पूछा जा रहा है बहुत बार, मतलब सोच लो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। कौन सा क्वेश्चन है तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व को बताएं। क्या पूछ रहा है, ये सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है 3 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो दैनिक जीवन में पीएच का मान का बहुत महत्व है। हमारे शरीर में पीएच प्राप्त करता है, जो हमारे रक्त में पाया जाता है, कितना से कितना 7 से 7.8 के बीच में प्राप्त किया जाता है। दैनिक जीवन में हमारा अम्लीय बारिश होता है, वो बारिश का पानी यदि 5.6 से कम हो तो उसको अम्लीय वर्षा कह देते हैं। ये हमारे लिए जो है दैनिक जीवन में ये एक हो गया अम्लीय। और दैनिक जीवन में क्या क्या है तो वो देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर और दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। दैनिक जीवन की बात करें तो हमारे पाचन तंत्र, क्योंकि हमारा उधर मतलब जो हमारा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये उत्पन्न होता है हमारे आमाशय में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है और अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उधर में दर्द या जलन अनुभव होता है, ठीक ना। और इसे दर्द से मुक्त होने के लिए, ठीक ना, एंटासिड क्षारकों का उपयोग किया जाता है। तो कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, पेट में दर्द से राहत पाने के लिए, यानी अम्लता यदि बढ़ जाए उससे राहत पाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं तो एंटासिड टैबलेट का उपयोग करते हैं। ये भी याद रखिए, ऑब्जेक्टिवली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर करा है कि यहाँ पर जो आपसे सवाल पूछा गया था ये था दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो आप देख सकते हैं जो क्षारीय होता है उसका भी इंपॉर्टेंट हमारे दैनिक जीवन में, जो अम्लीय है वो भी हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हमारे आमाशय में उत्पन्न होता है और वो हमारे भोजन के पाचन में मदद करता है, हमारे भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो ये भी हमारे लिए दैनिक जीवन इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारे दैनिक जीवन में है, लेकिन ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से बहुत बार पूछा गया है। 2020 के दूसरा शिफ्ट में, 2021 के पहला शिफ्ट में, 2023 के पहला शिफ्ट में, 2026 के दूसरा शिफ्ट में, इतने बार पूछा गया दोस्तों, इतने बार। क्या पूछा गया है कि मुंह का पीएच मान कितना 5.5 से कम, ठीक ना। दांतों का क्षय प्रारंभ होता है किसके वजह से, दांतों जो है क्षय जो होता है वो किसके वजह से होता है। तो कह रहा है क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर या क्षारीय या संक्षारित हो जाता है और मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करता है, ठीक ना। यानी जो हम भोजन करते हैं, यदि भोजन हमारे दांत में कहीं फंस जाता है तो वो सड़ता है, गलता है, गलने के कारण जो है बैक्टीरिया उत्पन्न करता है और भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट जो बच जाता है शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके वो अम्ल बनाता है, एसिड, और यही अम्ल जो हमारे दांत को क्षय करती है, यानी कि खराब करती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या इंपॉर्टेंट है कि दांतों का एनेमल जो होता है ना ये सबसे कठोर होता है, ठीक ना। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है तो दांत का क्या होता है, एनेमल पार्ट होता है। तो ये याद रखें, ये एग्जाम में पूछा गया बहुत बार सवाल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे है कि मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग किया जाता है, यानी कि आपसे पूछेगा कि मुंह का पीएच मान कम करने के लिए, अम्लता को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है तो आप क्या टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मंजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। जो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। कभी कभी एग्जाम ये भी पूछा जाता है कि टूथपेस्ट जो है वो कैसी प्रकृति की होती है, अम्लीय या क्षारीय, तो वो क्षारीय होता है, ताकि हमारा मुंह का पीएच मान अम्लीयता को कम करे और उदासीन कर दे, जिससे हमारा मुंह क्या हो, साफ हो जाए, बढ़िया हो जाए, ठीक ना। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों एक ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए अच्छा है, इसलिए हमने इसको ऐड कर लिया इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, एक नेटल नाम का जो है ना एक पौधा है, ठीक ना, पौधा है, क्या नाम का, नेटल। नेटल नाम का एक पौधा है जो जंगल में पाया जाता है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे अगर गलती से भी यदि छू दे तो डंक जैसा दर्द होता है। जैसे कोई डंक मारता है ना, जैसे मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया, जो डंक मारता है तो उसके जैसा दर्द होता है। इसका कारण बता रहा है कि इसके बाल जो होता है ना, बाल में मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसे फार्मिक अम्ल कहते हैं ना। मेथेनोइक अम्ल को क्या कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल। क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसी को फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। अब आपको पता है कि फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, जिसमें डंक मारने पर हमको दर्द या जलन होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो याद रखिएगा, क्या नाम है, नेटल पौधा। पूछेगा आपसे वह कौन सा पौधा है जिसे छू लेने पर हमें दर्द जलन होता है और जिसके बालों में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, क्या हो जाएगा, नेटल पौधा हो जाएगा। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो दोस्तों क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। आप देख सकते हैं 2015 में पूछा हुआ सवाल है, 2017 में, 2019 के दूसरा शिफ्ट में, 2020 के पहला शिफ्ट में, 2021 के पहला शिफ्ट में, 2022 के दूसरा शिफ्ट में, 2024 के पहला शिफ्ट में, 2024 के दूसरा शिफ्ट में, 2025 के पहला शिफ्ट में, 2026 के पहला शिफ्ट में। यानी इतने बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आप सोच लीजिए दोस्तों, ये सवाल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। घोर के पी जाइए इस सवाल को। क्या सवाल याद करना है, आपसे एग्जाम में पूछेगा, जो है आपसे पूछेगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। दूध में जो है, दूध या दही में, खट्टा में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। दोस्तों चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, चींटी का डंक हो, मधुमक्खी का डंक हो, डंक वाला जहाँ पर आ जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा, फार्मिक या मेथेनोइक अम्ल। दोनों एक ही है, याद रखिए, फार्मिक या फिर मेथेनोइक अम्ल। तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही भी आई है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए, भूलिए मत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, जितना बोलना है बोल लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बिरंजक चूर्ण, बिरंजक चूर्ण को ही दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। बिरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसका अनुसूत्र क्या होता है, तो CaOCl2। यानी इसका एक एक चीज़ जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछेगा CaCO2 क्या है, बिरंजक चूर्ण है या ब्लीचिंग पाउडर है। पूछेगा बिरंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 है। आप देख सकते हैं 2011 के पहला शिफ्ट में, 2012 के पहला शिफ्ट में, 2013 में पूछा है, 2019 के पहला शिफ्ट में, 2022 के पहला शिफ्ट में, 2023 के पहला में, 2024 के पहला शिफ्ट में। इतने बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, इतने बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिए, इसका परिभाषा याद रखिए। पूछेगा जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो किसका निर्माण होता है, तो बिरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये ऑब्जेक्टिव में सब पूछेगा। क्या पूछेगा, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो किसका निर्माण होता है, तो बिरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, जिसका अनुसूत्र CaOCl2 होता है। एक नोट में हम लिख दें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें दोस्तों। बिरंजक चूर्ण को हवा में छोड़ने पर, ठीक ना, या इसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है, अर्थात विस्थापित हो जाती है। यानी कि जब बिरंजक चूर्ण को हवा में छोड़ देंगे तब भी इससे क्लोरीन गैस विस्थापित हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लोरीन है ना इसमें, देखो CaOCl2 में क्लोरीन है ना, तो ये अलग हो जाता है। या फिर जब HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब इसमें डालेंगे बिरंजक चूर्ण में, तब भी क्या होगा, क्लोरीन गैस विस्थापित हो जाएगा। तो ये एग्जाम आपसे पूछा जाता है कि बिरंजक चूर्ण में क्या करने पर इससे क्लोरीन गैस विस्थापित हो जाता है। एक तो हवा में छोड़ने पर, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने पर। आगे आपसे पूछेगा बिरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो याद रखिए बिरंजक चूर्ण का उपयोग जो होता है ना दोस्तों, तो क्या होता है, वस्त्र उद्योग में सूती एवं, ठीक ना, सूती कपड़े को जो है विरंजित करने में, कागज़ की फैक्ट्री में किया जाता है इसका उपयोग, ठीक ना। कई रासायनिक उद्योग में किया जाता है इसका उपयोग। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, यानी कि उसको मारने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखें। एक यहाँ पर कुछ ना लिखे हैं कि बिरंजक चूर्ण जो होता है ना दोस्तों, ये जल में अधिक विलय नहीं होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है, ठीक ना। तो याद रखना है कि बिरंजक चूर्ण जो होता है ये पानी में अधिक विलय नहीं होता है, यानी तेजी से घुलता नहीं है। यह हल्के पीले रंग का होता है। बिरंजक चूर्ण का कलर कैसा होता है, पीले रंग का होता है। ये ऑक्सीकारक होता है, ठीक ना, ये ऑक्सीकारक होता है, यानी कि ऑक्सीजन सभी क्रिया करके संयोग करता है, ठीक ना, ऑक्सीकारक होता है और क्लोरीन को रिलीज करता है, क्लोरीन गैस को छोड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों नीचे में आपको दिख रहा होगा, दूसरा VBI, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। और इंपॉर्टेंट सवाल क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं, बेकिंग सोडा, जिसको खाने का सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, और इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। इसका कितने नाम हो गया, 4 नाम। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि 4 नेम इसका है दोस्तों। तो इसी से अंदाजा लगाओ ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। अब ये एग्जाम 2014 में, 2019 के पहला शिफ्ट
शिफ्ट में, 2020 के पहला में, 2020 के सेकेंड में, 2021 के पहला शिफ्ट में, 2022 के दूसरा शिफ्ट में, 2022 के 2021 के दूसरा में, 2022 के पहला में, 2022 के सी में, 2026 के दूसरा शिफ्ट में। इतने बार एग्जाम में पूछा गया है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस सब क्वेश्चन पर दोस्तों मोहर लगा दीजिए अभी से ही, हमको एग्जाम में आएगा ही आएगा, छोड़ना नहीं है, बस हम यही कहेंगे आपसे, ठीक ना। तो सिंपल है, बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर कहाँ होता है? रसोई घर में होता है। और एग्जाम में क्या क्या पूछेगा कि बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या होता है, खाने का सोडा का अनुसूत्र क्या होता है, बस यही सब पूछेगा और ज़्यादा कुछ नहीं, एक नंबर फिक्स है, ठीक ना। और दोस्तों यहाँ पर जो है इसका उपयोग पूछेगा कहाँ कहाँ होगा, तो बेकिंग सोडा, खाने के सोडा का उपयोग सबसे पहले रसोई घर में स्वादिष्ट भोजन पकाने के लिए किया जाता है। और कहाँ कहाँ होता है तो वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। एक बगल में नोट करके हम दिए हुए हैं कि बेकिंग पाउडर जो होता है ना, बेकिंग सोडा का पाउडर जो होता है उसमें दो चीज़ों का मिश्रण होता है, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और एक टार्ट्रिक अम्ल होता है। ये दो चीज़ों का मिश्रण होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको भी आप याद रख ले। अगर आपसे पूछेगा कि खाने का सोडा जो है, इसका पाउडर जो होता है बेकिंग पाउडर, वो किस किस का मिश्रण होता है, तो क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल यानी कि NaHCO3, ठीक ना, और टार्ट्रिक अम्ल दोनों का मिश्रण होता है। तो आगे देखते हैं इसका उपयोग और कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, कहाँ कहाँ इसके लिए जरूरी है। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो खाने का सोडा का उपयोग जो है कहाँ का होता है, तो कह रहा है कि पाव रोटी या केक में खमीर डाला जाता है जिससे इसको फुलाया जा सके। एक तो हो गया स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए, एक पाव रोटी या फिर केक को फुलाने के लिए, ठीक ना, ताकि वो फूल सके, फुलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा, किसी भी चीज़ को मुलायम या स्पंजी बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और आगे बात करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है यानी खाने का जो सोडा है, इसका उपयोग जो है एंटासिड टैबलेट के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि यह क्षारीय होता है और जब हमारे पेट में दर्द होता है ना, तो इसी का एंटासिड टैबलेट का उपयोग किया जाता है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ही होता है, खाने का सोडा का ही होता है ना। पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे है इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। आग बुझाने वाला जो अग्निशामक यंत्र होता है, तो उसमें भी जो है खाने के सोडा, सोडियम हाइड्रोजन यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल वहाँ भी किया जाता है अग्निशामक यंत्र में। तो ये भी आप याद रखें। अब एक सवाल और आ गया, ठीक ना, दाहले पर छक्का मारने के लिए, ये भी आपके लिए काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। धोने का सोडा, एक तो खाने का सोडा, एक धोने का सोडा, दोनों जुड़वा भाई है दोस्तों, दोनों में से कोई एक तो डन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2014, 2017, 2019 का पहला, 2020 का पहला, 2021 का दूसरा शिफ्ट में, 2022 के पहला शिफ्ट में, 2023 के पहला शिफ्ट में, 2023 के दूसरा शिफ्ट में, 2025 के पहला शिफ्ट में। इतने बार जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, आपको लगता है कि वो क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए? मरोड़ दो दोस्तों, पूरा दिमाग में घुसा लो इस क्वेश्चन को, इतना इंपॉर्टेंट है। अब इसका अनुसूत्र पूछेगा आपको, धोने का सोडा का अनुसूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है, काफी इंपॉर्टेंट। धोने का सोडा का दूसरा नाम तो सोडियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। उसका क्या था, खाने के सोडा का सोडियम वा कार्बोनेट और धोने का सोडा का सोडियम कार्बोनेट, ठीक ना। तो याद रखिए, इसको धोबन सोडा भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि धोने का सोडा का निर्माण कैसे होता है, तो खाने का जो सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, जब खाने के सोडा को ही जब गर्म किया जाता है दोस्तों, तो किसका निर्माण होता है, धोने का सोडा, धोबन सोडा का निर्माण होता है। तो इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। एक यहाँ पर नोट में हम लिखे हुए दोस्तों VVI, नोट में क्या लिखे हुए हैं, VVI। तो कहा जा रहा है कि धोने का जो सोडा है Na2CO3 जो है एक परवल क्षार है, परवल क्षार यानी कि काफ़ी ज़्यादा परवल क्षार है, और एक दुर्बल अम्ल का लवण है। यानी कि धोने का जो सोडा है ना, ये एक परवल क्षार और एक दुर्बल अम्ल, दो चीज़ों का ये मिश्रण है, दो चीज़ों का ये मिश्रण है। परवल क्षार जो क्या हो गया, परवल क्षार कौन था, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH को क्या कहा गया था, परवल क्षार। और दुर्बल अम्ल कौन था, कार्बोक्सिलिक अम्ल था, ठीक ना। ये दोनों का मिश्रण है कौन, धोने का सोडा। कह रहा है कि जिसे पानी में घोलने पर OH- देता है, जिसे पानी में जब डाला जाएगा तो ओबेसियसली कि परवल क्षार इसमें ज़्यादा है, तो जब परवल क्षार है तो क्षार क्या देता है, पानी में घुल करके OH- आयन प्रदान करता है, जिससे विलयन को क्या करता है, ये क्षारीय बना देता है, जिससे विलयन को क्या करता है, ये क्षारीय बना देता है, ठीक ना। तो इसको भी याद रखिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। कहेगा आपको धोबन सोडा को पानी में मिलाने पर विलयन क्षारीय क्यों हो जाता है, तो विलयन क्षारीय इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें परवल क्षार अधिक मात्रा में होता है और पानी में डालने पर OH- आयन ज़्यादा मात्रा में प्रदान करता है। तो याद रखिए इसको। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपको एग्जाम में पूछेगा, धोने के सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो धोने के सोडा का उपयोग जो है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है, ये याद रखिए। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, कि यह याद रखिए। सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा का उपयोग जो है जल की अस्थायी यानी कठोरता को हटाने के लिए भी किया जाता है। अगर कोई जल जो है, जिसको हम कहते हैं खारा जल, खारा पानी, जो कठोर पानी होता है, उसको खारापन को, कठोरता को हटाने के लिए भी जो है धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है, ताकि खारापन उसका हटे, कठोरता हटे। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन को जरूर आप याद करिए, जरूर टिक लगाइए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है।
तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये है जो सारे का बाप कह सकते हो, सारे क्वेश्चन के बाप ही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों इतना बार पूछा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2013 के पहला शिफ्ट में, 2019 के दूसरा शिफ्ट में, 2020 के दूसरा में, 2021 का पहला शिफ्ट में, 2021 के दूसरा शिफ्ट में, 2022 के पहला में, 2022 के दूसरा में, 2023 के दूसरा शिफ्ट में, 2024 के पहला शिफ्ट में, 2025 के दूसरा शिफ्ट में। भाई बोल बोल के मेरा मुंह दुखा गया, इतना बार पूछा गया है। आप सोच सकते हैं ये क्वेश्चन को घोर के रट के आपको पी जाना है, ये इतना बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो याद रखना है जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर या 373 डिग्री केल्विन कहते हैं, दोनों एक ही बात है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर, ठीक ना, क्या करता है, क्या बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। जिप्सम को 100 डिग्री तापमान पर सेल्सियस तापमान पर जब गर्म किया जाता है तो ये जल के अणुओं का त्याग करता है और त्याग करके ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है CaSO4 × 12H2O। इसी को क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसको जरूर याद रखिए। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका उपयोग जो है डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह बैठाने के लिए किया जाता है। ये काफ़ी VVI लगा लो, पूरा VVI, क्योंकि बहुत बार पूछा है। डॉक्टर हड्डी बैठाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या है, CaSO4 × 12H2 है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर या पुनः जिप्सम में कठोर रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, और यही प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी को मिलाया जाता है फिर से जिप्सम बन जाता है। दोस्तों यहाँ साफ कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक सफेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर या पुनः जिप्सम में कठोर में परिवर्तन हो जाता है, ठोस कठोर बन जाता है जिप्सम। अब यहाँ पर क्या कहा जाता है, यही कारण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखा जाता है, यानी कि जलवाष्प से इसको दूर रखा जाता है, क्योंकि यह जल से अभिक्रिया करके जिप्सम में बदल जाता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से, पानी से या जलवाष्प से दूर रखा जाता है। आप देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब पानी के साथ अभिक्रिया कराया गया, क्या हो गया, जिप्सम का निर्माण कर लिया। एक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 2H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में केवल ½ H2O होता है जबकि जिप्सम में 2H2O होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर आप याद कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI सवाल है। तो आज हमने केवल और केवल वही सवाल बताया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, VVI था दोस्तों। सारे VVI क्वेश्चन मैंने बताया जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट केवल यही है कि आपको वीडियो यदि अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि मैं आगे भी इस टाइप का और भी मैं क्वेश्चन आपके लिए लाऊं और भी जो है आपके लिए मेहनत करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, लाइक जरूर ठोके दोस्तों, क्योंकि ये सब करने से मुझे फायदा है दोस्तों। क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा, तो यूट्यूब इसको आगे बढ़ाएगा नहीं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।